नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल कोलकाता में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला वनडे क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल। सानिया मिर्जा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में बनाई जगह। और यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने इंटर मिलान को हराया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर भारतीय टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में दीपक चाहर और वेंकटेश अय्यर को फील्डिंग करते समय चोट लगी थी। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कैन कराया गया था। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि ये दोनों खिलाड़ी कल खेलेंगे या नहीं। श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है या नहीं, ये टीम प्रबंधन की रणनीति के अनुसार ही तय होगा। दूसरी तरफ मेहमान टीम इस मैच से वापसी करने की कोशिश करेगी। निकोलस पूरन के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले कि कुलविंदर इस मैच पर आपसे चर्चा करें, हम एक रिपोर्ट सुन लेते हैं कि कल भारत ने 6 विकेट से जो जीत दर्ज की है वेस्टइंडीज के खिलाफ, उस पर है ये रिपोर्ट। मुकेश, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के सामने 158 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जीत में रोहित शर्मा टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 40 रन बनाए। एक समय भारत ने 114 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने 5वें विकेट के लिए 28 गेंद पर नाबाद 48 रन की बेहतरीन साझेदारी की। वेंकटेश अय्यर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। 18 गेंदों पर नाबाद 35 और वेंकटेश ने 13 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाए। भारतीय टीम की इस फॉर्मेट में लगातार 7वीं जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस हारकर पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 157 रन का स्कोर बनाया था। निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और दीपक चाहर के खाते में 1-1 विकेट आया। डेब्यू मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर, रवि बिश्नोई के लिए ड्रीम स्टार्ट। किसी भी गेंदबाज के लिए प्रज्ञान ओझा और अक्षर पटेल ने भी डेब्यू में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो यहां रवि बिश्नोई लेग स्पिनर है। कल 2 लेग स्पिनर भारत ने खिलाए, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई। रवि का जो जोश वो देखने वाला है, एक यंग है, युवा है, बड़ा भोला सा चेहरा है, और जैसे गली क्रिकेट में बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं वैसे रहता है। और उनकी गेंदें काफी तेज 97 किलोमीटर की रफ्तार से या 100 से ऊपर तक जा रही थी। तो मैं समझता हूं कि वेस्टइंडीज के जो खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे। खासतौर पर पिछले आईपीएल में भी रवि बिश्नोई ने दिखाया था। और रवि बिश्नोई ने जो ड्रीम स्पेल शुरू किया है, ये बहुत आगे तक जाएंगे। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूं कि इनको और थोड़ा पहले मौका मिलना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब से ये लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे, खासकर छोटे फॉर्मेट में। कल बहुत सारी पॉजिटिव्स रहे हमारी जीत में, लेकिन एक जो पक्ष है जो अब चिंता का कारण धीरे धीरे बनता जा रहा है, वो है विराट कोहली की फॉर्म। आएंगे विराट कोहली वापस फॉर्म में आएंगे। देखो, विराट कोहली अगर 25-30 रन, 17 रन, 34 रन बनाते तो हमें हजम नहीं होता। हम वही देखना चाहते हैं कि 2019 में बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने आखिरी शतक बनाया था, उसके बाद 5-6 अर्धशतक जरूर बनाए हैं, लेकिन हर बार हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं। कुछ कप्तानी अब उन्होंने छोड़ी है, लेकिन ये देखिए मैदान पर कोई टीम में तनाव नहीं है। जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा की तालमेल बन रहा है, और जैसे विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी से सलाह लेते थे, वैसे रोहित शर्मा विराट कोहली से सलाह रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब नहीं तो अगली पारी में जल्दी ही, क्योंकि दोनों ही टीमें, खासतौर पर भारत, क्योंकि T20 बहुत खेलने हैं भारत को, और उसके बाद विश्व कप खेल रहे हैं, तो उसी की तैयारी कर रही है। और विराट कोहली को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। उनकी जो क्लास है वो परमानेंट है, फॉर्म तो कभी कभी खराब हो जाती है। कल जो दूसरा मैच होने वाला है, प्लेइंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव देखते हैं? 2 खिलाड़ियों को चोट लगी है, लेकिन अब कोई स्थिति साफ नहीं हुई है उन पर।
देखिए, मैं समझता हूं कि सभी को मौका मिल सकता है, जो जिनको चोट लगी है। दीपक चाहर, मैं कल कमेंट्री कर रहा था, तो जिस तरह से हाथ पे लगी, और एक रवि बिश्नोई युवा है, जब वो कैच लेने लगे तो ऐसा लग रहा था कि कैच ले लिया, लेकिन वो पैर उनका टकरा गया। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, और इनको जो चोट लगी है, रिपोर्ट अभी तक कोई नहीं आई है, और मैं समझता हूं कि अगर ज्यादा गंभीर नहीं हुई तो खेलेंगे। मौका सबको दे रहे हैं ताकि एक कॉम्बिनेशन बन सके। 3-0 से हमने वनडे जीता है, अब 1-0 से आगे हैं, तो दूसरा भी कोशिश करेंगे कि यही टीम खेले, क्योंकि वेस्टइंडीज स्पिन आक्रमण नहीं खेल पा रही, और ये मिडिल क्रम अब चल रहा है। अगर हम बात करें ईशान किशन की, हम बात करें वेंकटेश अय्यर की, वेंकटेश अय्यर को जब भी जितने मौके मिले उन्होंने अपने विकेट थ्रो किए थे, लेकिन कल उन्होंने विनिंग सिक्सर लगाया। तो मैं समझता हूं कि अगर तो सेम रहे तो वही खेलेंगे, अन्यथा कुलदीप को फिर कुलचा बनाकर चहल के साथ खिलाया जाएगा। और श्रेयस अय्यर तो कमाल है, उन्होंने क्या शानदार 80 रन बनाए थे, एक ही मैच खेले थे वनडे में। तो मैं समझता हूं कि जिधर भी देखें वो भारतीय टीम के पक्ष में ही है। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम कहां लैग कर रही है? देखिए, उनके खिलाड़ी एक जमकर क्रीज पर टिकना नहीं जानते, हर गेंद को वो उठाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे विकेट के साझेदारी में उनके खिलाड़ी काइल मेयर्स और निकोलस पूरन के भी 47 रन बने थे, जमकर खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद आप सिक्सर के लिए जाएं, आप जल्दबाजी करें, आप टॉस हारकर एक लंबा लक्ष्य देना चाहते हैं, अगर आपके हाथ में विकेट रहते हैं तो आप बाद में तेज गति से रन बना भी सकते हैं, और बाद में कैरन पोलार्ड ने बनाए भी। यहां रवि बिश्नोई ने 11वें ओवर में एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर, जिसके आधार पर वो मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए, उनकी थोड़ा सा झटका दिया, उससे वो उबर नहीं सके। विकेट पर टिकना होगा, चाहे छोटी छोटी साझेदारियां करें, हर विकेट के लिए साझेदारी हो, तब जाकर आप बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेस्टइंडीज की टीम कल दूसरे मुकाबले में वापसी करती है, या फिर टीम इंडिया अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए कल श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त अपने नाम कर लेती है। दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के साथ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई। गेंदबाज मैट हेनरी ने 23 रन देकर 7 विकेट लिए। जुबैर हमजा ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। इसके अलावा बाकी बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे। 1932 के बाद ये पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 100 रन से भी कम बना पाई हो। 1932 में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 36 रन ही बना सकी थी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। मैट हेनरी की शानदार गेंदबाजी बहुत अच्छी है। ये देखिए कि ग्रीन और ग्रास से विकेट था, और टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी। उनको पता था कि इस पर दक्षिण अफ्रीका वाले नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से सीरीज जरूर जीती, अपने घर में जीती, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाकर आपको खेलना पड़ता है, तब जहां एकदम गेंद टप्पा खाने पर ऊंची उठती है, एकदम तेजी से आती है, और चिन्ह म्यूजिक आपको सुना के जाती है, तब वो उस गेंदों को खेल पाना बहुत मुश्किल है। तभी आप देखिए, पांचों के पांचों तेज गेंदबाज ही लगे पूरे पारी में, कोई स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि विल यंग और हेनरी निकोलस स्पिन आक्रमण कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। जब सब पंजाबी का सीधी पैरियां, फिर पंगे क्यों लेने। सो उन्होंने फास्ट बॉलर को रखा, चाहे वो ग्रैंड होम हो, मैट हेनरी हो, साउदी हो, जेमिसन या वैगनर, तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। और फिर दबाव में आते गए, एक एक करके छोटे छोटे अंतराल के बाद विकेट गिरते गए। 6 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ग्रीन और ग्रासी विकेट के ऊपर ध्यान रखना होता है, समय लेना पड़ता है। भारत भी 36 पे आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसके बाद किस तरह चेतेश्वर पुजारा ने अपने शरीर के ऊपर गेंदें खाकर टिके रहे, और उसके बाद भारत वो सीरीज भी जीता। तो आपको विकेट पे टिकना होगा। कल मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड अपनी बढ़त कितनी लंबी करता है, और क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम वापसी करेगी, ये देखना होगा। महिला क्रिकेट की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। शुरुआती 2 मैच हारने के बाद सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि स्मृति मांदना, रेणुका सिंह और मेघना सिंह विस्तारित क्वारंटीन अवधि पूरा करके बाहर आ गई हैं और इस मैच के लिए उपलब्ध होंगी। भारत को यह भी उम्मीद होगी कि गले की समस्या के कारण दूसरे वनडे मैच से बाहर हुई झूलन गोस्वामी कल के मैच के लिए उपलब्ध होंगी। हरमनप्रीत कौर की खराब फॉर्म और बीच के ओवरों में विकेट न चटकाने की गेंदबाजी की समस्या भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम शानदार फॉर्म में है। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे शुरू होगा। कुलविंदर, ऐसा लग रहा है कि मिताली राज के बल्ले से ही सिर्फ रन बन रहा है और वो
अपनी टीम के लिए काफी साबित नहीं हो पा रही हैं। कोई साथ नहीं दे रहा उनका। अकेले दम पर उन्होंने जो 125 रन बनाए हैं 2 मैचेस में, और साथ देने के लिए हरमनप्रीत कौर का उसमें फॉर्म में आना बहुत जरूरी, बाकी बल्लेबाज भी करें। और यहां देखिए 4 खिलाड़ी थे, मंदाना है नहीं, इसके अलावा रेणुका सिंह, मेघना सिंह और झूलन, ये सब तेज गेंदबाज हैं, ये नहीं उपलब्ध थे, अब ठीक होकर वापस आए हैं। और जो 2 उपलब्ध थे उनको विकेट नहीं मिले, चाहे वो पूजा वस्त्राकर है, चाहे वो सिमरन बहादुर है, तो स्पिनर्स ने काम किया। तो टीम थोड़ा सा लैग कर रही है। न्यूजीलैंड वाले बहुत कड़े हैं अपने रूल रेगुलेशन में, क्वारंटाइन में, और बहुत बचा के अपने मुल्क को उन्होंने इसलिए रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इनकी वापसी से फर्क पड़ेगा। मंधाना के आने के बाद हो सकता है हरमनप्रीत कौर भी फॉर्म में आ जाए, तो ये तीसरा जो मुकाबला है बहुत डिसाइडेड है, क्योंकि सीरीज हार जाएगा भारत। और यहीं पर 4 मार्च से भारत को T20 विश्व कप खेलना है, तो उसके लिए न्यूजीलैंड अपने घर पर खेल रहे हैं। उनके खिलाड़ी चाहे अमेलिया केर हो, सूजी बेट हो, मैडी ग्रीन हो, पूरे फॉर्म में है। तो कल मुझे लगता है कि भारतीय टीम बाउंस बैक करेगी। तब अगर भारतीय श्रोता सुबह उठकर उस मैच को देखें, कोई देखता नहीं, जब तक उठते हैं तब तक आधी टीम जा चुकी होती है। 2017 में जो विश्व कप खेला गया था, महिला विश्व कप, उसमें हरमनप्रीत सिंह ने कमाल की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 से ज्यादा रन बनाए थे। उसके बाद 5 साल में सिर्फ 2 अर्धशतक उनके नाम हैं। टीम में क्या पुराने प्रदर्शन के आधार पर उनकी जगह बन रही है? बड़ा नाम होना अलग बात है, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो। कोई उनका फिर ऑल्टरनेट भी नहीं दिखाई दे रहा। विराट कोहली वाली बात हो रही है, ये भी कप्तान नहीं है काफी समय तक, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं। तो ऐसे ही अगर कोई ऑप्शन आए तो तुरंत बदला जाएगा, लेकिन अभी कुछ पूरा कॉम्बिनेशन हिला पड़ा है टीम का। तो अकेले हरमनप्रीत को बाहर बिठा के कुछ नहीं होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो वापस फॉर्म में आएंगी। अगर कोई उनकी जगह बनता है किसी को तो लिया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि विश्व कप सिर के ऊपर है तो इन्हीं के ऊपर विश्वास करना होगा। नए खिलाड़ी अगर लेंगे तो उनको जमने में टाइम लगेगा। एक शेफाली वर्मा भी इतना नहीं कर पा रही है, उसका भी चलना बहुत जरूरी है। जी हां, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन शेफाली वर्मा को जब स्मृति मांधाना का कल साथ मिलेगा तो क्या टीम इंडिया का जो हार का लंबा समय से क्रम चलता आ रहा है वो टूटेगा या नहीं? कल स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद रणजी ट्रॉफी के मुकाबले आज से शुरू हुए। ग्रुप जी के मैच में मुंबई का सामना सौराष्ट्र से हो रहा है। पहले दिन के खेल का आकर्षण अजिंक्य रहाणे का शानदार शतक रहा। रहाणे 108 रन पर नाबाद हैं। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने 3 विकेट पर 263 रन बना लिए थे। ग्रुप एफ में पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश ने 6 विकेट पर 324 रन बना लिए थे। तमिलनाडु के साथ दिल्ली ने 7 विकेट पर 291 रन बनाए। अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान यश ढल ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़कर कई कीर्तिमान अपने नाम किए। यश ने 113 रन की पारी खेली। राजकोट में मध्य प्रदेश ने गुजरात के साथ 7 विकेट पर 235 रन बनाए। मनीष पांडे के तेज तरार 156 और कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ के नाबाद 140 रन के सहारे कर्नाटक ने रेलवे के साथ 5 विकेट पर 392 रन बना लिए थे। उत्तर प्रदेश ने विदर्भ के साथ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट पर 268 रन बना लिए थे। अक्षदीप नाथ ने 91 और रिंकू सिंह ने 65 रन की पारी खेली। बहुत संक्षेप में, क्या रहाणे का ये शतक उनको एक नया लाइफलाइन दे सकता है? जरूरी था। रहाणे हुए चाहे चेतेश्वर पुजारा जो टीम में नहीं है, उनको यहां प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा विजय शंकर है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही। शुभमन गिल है। तो मैं समझता हूं कि बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपनी फॉर्म वापस लेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ट्रेनिंग का कह लीजिए आधार बनाने का बहुत सालों से रणजी ट्रॉफी का एक माध्यम रहा है, जिसके माध्यम से लोग आते। आजकल शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, आईपीएल में जाके सोचते हम टेस्ट मैच में आ जाएंगे। यश ढल भविष्य के बड़े सितारे बिल्कुल, लेकिन नजर न लगे। उन्मुक्त चंद ने विश्व कप जीता था 2012 में, उसके बाद कहां गए पता नहीं लगा। तो इनको ग्रूम करना पड़ेगा, धीरे धीरे मौके देने पड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो उनको वापस रणजी ट्रॉफी में भेजना पड़ेगा। ऐसे सभी के साथ होना चाहिए। उन्मुक्त चंद का आपने जिक्र किया, वो भारत छोड़कर अमेरिका चले गए हैं और इस साल वो बिग बैश लीग में भी खेलते नजर। कुछ समय खेले थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। इस साल 1 जुलाई से शुरू होने वाले महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए आज ड्रॉ घोषित किया गया। 16 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम को 1 जुलाई से स्पेन और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए पूल बी में रखा गया है। टीम इंडिया को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चीन के साथ रखा गया है। भारतीय टीम ने हाल ही में मस्कट में एशिया कप में 3रे स्थान पर रहकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने आज ग्रुप ए में हांगकांग को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के नॉकआउट में जगह बनाने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। रिपोर्ट के साथ हैं नवीन सक्सेना।
दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सबसे पहले कोर्ट पर उतरे और उन्होंने दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी ली च्यूक यीयू को 35 मिनट में 21-19, 21-10 से हराकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। लाओच्यूक हिम और ली चुन हेई रेगिनाल्ड ने डबल्स मुकाबले में मनजीत सिंह खोएरेकपन और डिंकू सिंह कोंथाजम की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 20-22, 21-15, 21-18 से हराकर हांगकांग को 1-1 से बराबरी दिला दी। ओडिशा में पहली बार सुपर 100 टूर्नामेंट में जीतने वाले किरण जॉर्ज को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद चेन जिन चेक के खिलाफ 13-21, 21-17, 9-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसमें हांगकांग ने 2-1 से बढ़त बना ली। हरिहरन और रुबेन ने चाओ हिन लोंग और लियू चुन वेई को 21-17, 21-16 से हराकर भारत को बराबरी दिला दी। सैयद मोदी सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे मंजुनाथ ने इसके बाद जेसन गुनावन को कड़े मुकाबले में 21-14, 17-21, 21-11 से हराकर भारत को 3-2 से जीत सुनिश्चित की। नॉकआउट में जगह बनाने के लिए भारत को अब कल मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया को हराना होगा और हांगकांग के खिलाफ कोरिया की हार की दुआ करनी होगी। भारत और कोरिया दोनों ने अभी एक मुकाबला जीता और एक गंवाया है। दोनों टीम अगर कल जीत दर्ज करती हैं तो फिर देखा जाएगा कि किस टीम ने अधिक मैच और गेम जीते तथा हारे हैं। इस मामले में कोरिया आगे है। भारतीय महिला टीम को भी अपने पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ 2-3 से हार झेलनी पड़ी थी। टीम अपने दूसरे मैच में कल जापान से भिड़ेगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। टेनिस की बात करें तो भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की उनकी जोड़ीदार लूसी हरादेका ने जापान की शुको ओयामा और सर्बिया की एलेक्सांड्रा क्रोनिच को हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड हासिल करने वाली सानिया और हरादेका ने WTA 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया और जापान की जोड़ी पर 7-5, 6-3 से जीत दर्ज की। दोहा में आज कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी का मुकाबला नेदरलैंड्स के बोटिक वैन डी ज़ैंडछुल्प और अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड की जोड़ी से होगा। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और शापोवालोव की जोड़ी ने बेल्जियम के सैंडर्स दिल और जेरान विल्जियन की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराया। शीर्ष वरीयता प्राप्त कनाडा के डेनिस शापोवालोव सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। फ्रांस के ऑर्थर रेंडरनेच ने शापोवालोव को 6-4, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल में प्री क्वार्टर फाइनल के पहले लेग के मैच में इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल ने इटालियन क्लब इंटर मिलान को 2-0 से मात दी। लिवरपूल के लिए रोबर्टो फिर्मिनो और मोहम्मद साला ने 1-1 गोल किया। एक अन्य मैच में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख और साल्जबर्ग के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। आज यूरोपा लीग में कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं। फुटबॉल प्रेमियों की नजरें बार्सिलोना और नेपोली के बीच होने वाले मैच पर टिकी होंगी। पोर्तो और लाजियो के बीच होने वाला मैच भी रोमांचक हो सकता है। इंडियन सुपर लीग ISL का फाइनल 20 मार्च को गोवा के फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। आयोजकों ने आज इसकी जानकारी दी है। पहले चरण का सेमीफाइनल 11 मार्च और 12 मार्च को होगा। दूसरे चरण का सेमीफाइनल 15 मार्च और 16 मार्च को होना है। 9 टीमें अब भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF चीन में होने वाले अगले साल के पुरुष एशियाई कप के लिए अंतिम क्वालिफाइंग दौर की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कोलकाता में क्वालिफायर की मेजबानी के लिए भारत को एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने स्वीकार कर लिया है। इस बारे में AIFF ने आज ये जानकारी दी है। कुलविंदर, जिस ढंग से हमने सफलतापूर्वक महिला एशिया कप का आयोजन किया, भले ही भारतीय टीम कोरोना से संक्रमित हो गई और उसको पहले मैच के बाद ही बाहर आना पड़ा और उसके बाद अब एक और फुटबॉल के बड़े आयोजन की मेजबानी, देश में क्रेज बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, अन्यथा पहले तो केवल वेस्ट बंगाल, कोलकाता और JCT पंजाब हुआ करते थे। उसके बाद अब ये जो क्लब फुटबॉल आ रही है, जो फ्रेंचाइजी आ रही, इससे नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। बाहर के विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलकर सीखने को मिल रहा है। तो जितने ज्यादा आयोजन भारत में होंगे, चाहे वो फुटबॉल है चाहे वो हॉकी है, तभी ऊपर आ पाएगी। क्रिकेट क्यों इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है? क्योंकि क्रिकेट के आयोजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक तो पैसा भी है BCCI के पास, लेकिन अगर आप इनको भी अच्छे तरीके से आयोजित करें, ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिले, तो मैं समझता हूं कि भविष्य के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी भी भारत में मिल सकते हैं। चलिए, अब समय नहीं है कि किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।